गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मदर स्पायर। और आज हम कवर करेंगे 13 दिसंबर करंट अफेयर्स। तो आज की पहली न्यूज़ है, इटालियन क्यूजीन बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड यूनेस्को स्टेटस। अच्छा, तो अब हमें पता चाहिए इटालियन क्यूजीन को क्या मिला है। ठीक है, तो ये जो इटालियन क्यूजीन है, मतलब कि जो इटालियन इटली के लोगों का जो खाना है, वो बना है वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा क्यूजीन जिसको मिला है यूनेस्को का स्टेटस। अब ये यूनेस्को का कौन सा स्टेटस मिला है? तो यूनेस्को का एक स्टेटस होता है जिसको हम बोलते हैं ICH। ICH का मतलब होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब ये जो है, जैसे अब हमें ये जो इटली की कुज़ीन है, इसको यूनेस्को का स्टेटस मिला ICH, जिसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। वैसे ही ना अभी एक पीछे 2-3 दिन की न्यूज़ में आया था, पहले मैंने न्यूज़ में कवर भी किया था कि जो दीपावली है उसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। ये है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो है इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, ऐसा करके है। ठीक है, तो दीपावली हमें यही पता होना चाहिए कि दीपावली को भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पे इटालियन क्यूजीन है, इसको भी ऐड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, तो इटालियन क्यूजीन बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड एज यूनेस्को स्टेटस विच इज ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पर। हमारी सेकंड न्यूज़ है, इसरो टू लॉन्च हैवीएस्ट US कमर्शियल सैटेलाइट ब्लू बर्ड 6 ऑन December 15। अब हमें पता होना चाहिए कि कमर्शियल सैटेलाइट क्या होते हैं। कमर्शियल सैटेलाइट होते हैं जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज़ होते हैं। जैसे कोई भी कोई भी टेलीविजन शो जो टेलीकास्ट होते हैं, वो सब आते हैं, वो कमर्शियल टेलीविजन के थ्रू आते हैं। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, कोई भी इंटरनेट जैसे प्रोवाइड करना है, जो स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, वो भी कमर्शियल सैटेलाइट के थ्रू ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ब्लूबर्ड 6, इसको इसरो लॉन्च करने वाला है, जो कि यूएस का है। अब यूएस को हमें पता है नासा है, पर उसने लॉन्च क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो इसरो है ना, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है। मतलब कि इसमें इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के बीच में, और इनके मिशन आजकल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत ईज़िली सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसलिए इनको दिया गया है कि इसरो को इसका काम दिया गया है कि इसरो विल लॉन्च हैवीएस्ट US कमर्शियल सैटेलाइट विच इज़ ब्लूबर्ड 6 ऑन December 15। ठीक है, तो December 15 को इसको लॉन्च किया जाएगा। तो कौन से रॉकेट में इसको लॉन्च किया जाएगा? तो उसका नाम है LVM-3। LVM-3 के अंदर ये सैटेलाइट जाएगा, फिर इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी, इट इज़ द हैवीएस्ट अमेरिकन कमर्शियल सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये बहुत ज़्यादा हैवी अमेरिका का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पर। तो हमारी थर्ड न्यूज़ है, हाई कोर्ट सेज नो टू सैंड माइनिंग एनीवेयर नियर अदीचनालूर। अभी जो अदीचनालूर है, ये एक जगह है तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये जो जगह है तमिलनाडु में, तो ये थी अराउंड आयरन एज की जगह। आयरन एज का मतलब क्या होता है? आयरन एज का मतलब होता है जो कि 1000 BC से लेकर 500 BC के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसी के बीच में ये जो जगह थी वो फाउंड की गई थी, जो जिसको हम आयरन एज बोलते हैं। 1000 BC से लेकर 500 BC के बीच की जो टाइम रेंज है, इसी को हम बोलते हैं आयरन एज। तो इसी में हाई कोर्ट ने अब बोला कि यहाँ पर सैंड माइनिंग नहीं होगी। तमिलनाडु की एक जगह जहाँ जिसको हम अदिचनालूर बोलते हैं, यहाँ पर अदिचनालूर में अभी सैंड सैंड माइनिंग नहीं होगी। अब सैंड माइनिंग क्यों नहीं होगी, इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई थी, उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें ढूँढी हैं, यहाँ से बहुत सारा एक्सकवेशंस किए हैं। तो यहीं पे उनको बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीज़ें मिली, हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मिल रही हैं, तो ये हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर कोई सैंड माइनिंग नहीं की जाएगी। अगर यहाँ पर सैंड माइनिंग होगी, तो जितना हमारी हिस्ट्री है वो ख़राब हो जाएगी, और इसलिए हमारी हिस्ट्री को बचाने के लिए जो हाई कोर्ट ने उसने ये डिसीजन लिया। तो ये जो अदिचनालूर तमिलनाडु में जगह है, ये पड़ती है साउथ ऑफ तमिलनाडु में। साथ ही में इसके पास में एक रिवर पड़ती है जिसको हम बोलते हैं थमीराबरानी रिवर, और ये पड़ता है थूथुकोडी, जो एक जगह है तमिलनाडु, वहीं पे अदिचनालूर पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। तो हमारी फोर्थ न्यूज़ है, गोवा नाइट क्लब फायर, इंटरपोल इश्यूज ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट बीच नाइट क्लब ओनर्स। अभी मैंने पिछली जो करंट अफेयर की हमारी वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था कि कैसे गोवा के एक नाइट क्लब में, जो कि नॉर्थ गोवा में था, वहाँ पे 25 लोगों की डेथ होगी। उनके पास NOC भी नहीं था, जो कि वो गोवा के नाइट क्लब के जो ओनर थे। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी नहीं था उनके पास। तो फिर भी उनका जो वो नाइट क्लब था वो चल रहा था, और इसी में फायर लगने के कारण 25 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो अभी जो अराउंड 25 लोगों की जो डेथ हुई है, उसके बाद ये जो ओनर्स थे ना, जो कि इस नाइट क्लब के ओनर्स थे, 2 लोग थे ओनर, ये लोग इंडिया से थाईलैंड चले गए थे। अब इंडिया से थाईलैंड चले गए, और फिर इंटरपोल जो है, इंटरपोल का मतलब होता है एक पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन, सारी पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन होती है इकट्ठी, बहुत सारी कंट्रीज़ की जो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको हम इंटरपोल बोलते हैं।
अब ये जो इंटरपोल था, इसने इनके ऊपर ब्लू नोटिस जारी कर दिया था, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। अगर किसी के ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस लगता है तो उसको ऑन द स्पॉट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। इसका मेनली मतलब होता है कि ताकि उनकी लोकेशंस को ट्रैक किया जाए, कि वो जो जैसे जो 2 ओनर्स के ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस लगा है, गोवा के नाइट क्लब के जो 2 ओनर्स हैं, उनके ऊपर जो ब्लू कॉर्नर नोटिस लगा है इंटरपोल के द्वारा, तो उसमें ये है कि उनकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस इतना ही। ये नहीं कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? तो अब इसी में ना एक इंटरपोल के द्वारा एक और नोटिस आता है जिसको हम बोलते हैं रेड नोटिस। अब ये जो रेड नोटिस था ना, ये नीरव मोदी और अमी मोदी, जो कि ये नीरव मोदी की वाइफ थी, उनके ऊपर लगा था। अब ये जो नीरव मोदी है, ये कौन है? ये इनको समझ लीजिए कि इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था पीएनबी बैंक के साथ, कि पंजाब नेशनल बैंक का बहुत सारा पैसा लेकर बाहर चले गए थे, तो इसलिए इंटरपोल ने इनके ऊपर रेड नोटिस लगाया था। अब रेड नोटिस का हमें मतलब पता होना चाहिए। रेड नोटिस का मतलब होता है कि टेम्परेरी अरेस्ट। टेम्परेरी अरेस्ट मतलब कि जैसे कहीं भी नीरव मोदी मिलते हैं और उनकी वाइफ एमी मोदी मिलती हैं, तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको टेम्परेरी अरेस्ट किया जाएगा और फिर हैंड ओवर कर दिया जाएगा जहाँ के वो रहने वाले हैं। जैसे वो इंडिया के रहने वाले हैं तो उनको इंडिया को दे दिया जाएगा। तो इंटरपोल ने रेड नोटिस लगाया था नीरव मोदी और उनकी वाइफ एमी मोदी के ऊपर। तो हमें ब्लू कॉर्नर नोटिस और रेड नोटिस के बीच में फ़र्क पता लग गया। तो यही इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम से रिलेटेड, तो ये हमें डिफरेंस पता लग गया, ठीक है? अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पर। तो हमारी फिफ्थ न्यूज़ है, गवर्नमेंट लॉन्चेस सुजलम भारत ऐप टू मैनेज रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब हमें सुजलम भारत ऐप के बारे में पता होना चाहिए। ये जो सुजलम भारत ऐप है ना, ये हमें बताएगा कि कैसे मैनेज किया जा रहा है जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई है उसको, ठीक है? तो पहले के टाइम आज से 2-3 साल पहले एक और मिशन आया था जिसको हम बोलते थे जल जीवन मिशन। अब ये भी रूरल एरिया के लिए मिशन आया था कि जितने भी रूरल घरों में हैं उनमें पाइप के जो वाटर टैप है उनके थ्रू पानी आएगा। तो यही जल जीवन मिशन था। अब इसको ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये बात चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ कि 2024 तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी डेट को शिफ्ट कर दिया गया है 2026 तक, कि जल जीवन मिशन 2026 तक एंड होगा। लेकिन पहले बोला गया था कि 2024 में एंड हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि अब ये जो सुजलम भारत ऐप है, ये हमें ये बताएगा कि जो रूरल एरियाज हैं उनके कौन से घरों में पानी आ रहा है, डिजिटल मॉनिटराइजेशन की जाएगी। इसके अलावा पता लगाया जाएगा कौन सी पाइप ख़राब है, उसको ठीक किया जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक पानी आएगा, आप पानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे सुजलम भारत ऐप में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी रूरल एरिया में, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ जल जीवन मिशन और ये जो गवर्नमेंट के लिए ये जो नया ऐप लॉन्च करी है सुजलम भारत ऐप, या इसको लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जिसके जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं श्री CR पाटिल, ठीक है? तो इसी में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हेल्प की है, उसका नाम है बाईसाई जैन। अब ये जो बाईसाई जैन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है? ये बाईसाई जैन की फुल फॉर्म है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है? तो इसी में बस ये पता होना चाहिए कि सुजलम भारत ऐप मेनली क्या बताएगा? ये मेनली ट्रांसफॉर्म करेगा रूरल ड्रिंकिंग वाटर की गवर्नेंस को थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि हमें रियल टाइम जब भी हम फ़ोन में चेक करेंगे इस ऐप में कि क्या पानी किस साइड से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, पानी की कहीं अगर पाइप ख़राब है तो क्यों ख़राब है, उसको वो कब तक चेंज होगी, ये सब चीज़ें इससे हमें सुजलम भारत ऐप से पता लगेंगी रूरल एरिया में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की फिफ्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सिक्स न्यूज़ के थ्रू। हमारी जो सिक्स न्यूज़ है वो है कि मेक्सिकोस 2024 टैरिफ्स कुड स्टिल हर्ट इंडियाज ऑटो एक्सपोर्ट्स। अच्छा, अब मेक्सिको ने भी ना इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं। अब ये कौन से टैरिफ्स हमें ये पता होना चाहिए। तो एक चीज़ होती है एफटीए। एफटीए का मतलब क्या होता है? एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। अब इस एग्रीमेंट में ये होता है कि हम कोई अगर आपको चीज़ बेचेंगे तो उसके ऊपर आप कोई टैक्स नहीं लगाओगे। मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम कोई और कंट्री हमको कुछ बेचेगी, वही कंट्री अगर जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है वो हमें कुछ बेचेगी, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब दोनों कंट्री से एक दूसरे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जो इंडिया और मैक्सिको हैं उनके आपस में बीच में ना एफटीए साइन नहीं है, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो इसलिए मैक्सिको ने ये जो टैरिफ्स हैं इनको 2024 में लगाया था, लेकिन अब इन्होंने ये इसको बीच में बंद कर दिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने अब फिर से लगा दिया 2025 में। और ये इंडिया को हर्ट करेगा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स में। अब ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि कोई भी कार के ऐसे पार्ट्स जो कि मेक्सिको में चाहिए होंगे, और इसके अलावा जो कार्स होती हैं, जो मोटरसाइकिल्स होते हैं, उन सब के पार्ट्स जो होते हैं वो जो मेक्सिको में जाते हैं, फिर वहाँ पर जो गाड़ियाँ बनती हैं उनमें इन सब पार्ट्स का काम आता है, तो इसी के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है? और जो पहले ये 2024 तक के लिए था, लेकिन अब इसको सरकार ने और बढ़ा दिया, इसको 2026 तक कर दिया, ठीक है? तो ये था मेक्सिको 2024 टैरिफ्स दैट कैन हर्ट इंडियाज ऑटो एक्सपोर्ट। इसके बारे में हमने मेन बात की इस न्यूज़ में।
तो बस यही था इस न्यूज़ में कि कैसे ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगेगा 2024 से, अब इसको 2 साल और बढ़ा दिया गया, 2026 तक ये टैरिफ लगता रहेगा मेक्सिको के द्वारा इंडिया पे। लेकिन अगर इंडिया और मेक्सिको ने एफटीए किया होता, आपस में साइन एफटीए किया होता, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, तो मेक्सिको और इंडिया के आपस में बीच में कोई टैक्स नहीं लगता, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 6 न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पर। तो हमारी 7th न्यूज़ है, यूएस क्लियर्स $686 मिलियन F-16 सपोर्ट डील फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब जो अभी ना यूएस और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो इन्हीं बातों के बीच में ना 1980 से अगर हम बात करी जाए, तो 1980 से पाकिस्तान ना जेट्स लेता है यूएसए से। कौन से जेट्स लेता है? F-16 फाइटर जेट्स। ये जो F-16 फाइटर जेट्स है ना, ये इंडिया के परस्पेक्टिव से इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे लॉन्च किया था, तो इंडिया ने बहुत सारे F-16 फाइटर जेट्स मार गिराए थे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि यूएसए के F-16 फाइटर जेट इतने भी कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इन्हीं को यूज़ करता है। अराउंड 75 जेट्स हैं पाकिस्तान के पास, जो कि यूएस के F-16 फाइटर जेट्स हैं। तो अब ना जैसे ये जो फाइटर जेट्स हैं ना, इनको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इनको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, इनका भी ओवरऑल चेकअप करना होता है। तो इनकी जो ओवरऑल चेकअप, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ना यूएस ने ना बड़ी चालाकी से ना पाकिस्तान के साथ एक डील कर लिया है। वो $686 मिलियन की ये जो डील है वो कर लिया है। अब आधे से ज़्यादा जब मैं भी ये न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं भी यही सोच रहा था पाकिस्तान $686 मिलियन देगा कैसे? तो अभी सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है वही $8-9 बिलियन है। मैं भी सुन के हैरान हुआ था कि $8-9 बिलियन कैसे है? तो ये $8-9 बिलियन में से ही $686 मिलियन का यूज़ किया जाएगा, और पाकिस्तान अपने जो F-16 फाइटर जेट्स हैं जो उन्होंने यूएसए से ही लिए हैं, उनको वापस देकर इसकी रिपेयरमेंट, इसकी मेंटेनेंस, इसका ओवरऑल चेकअप करवाएगा। अब इसमें एनालिसिस वाली बात ये है कि 2022 में भी ना यही मेंटेनेंस, यही रिपेयर, यही सर्विस की बात की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। और इंडिया तो वहीं पे ना एक बंदा था, एक मिनिस्टर था यूएस का, जिसका नाम था डोनाल्ड लू। डोनाल्ड ट्रम्प जैसा ही नाम है, डोनाल्ड लू। अब ये डोनाल्ड लू अलग इंसान था। अब ये जो डोनाल्ड लू था, ये आया था इंडिया में, और जैसे कि यूएसए और पाकिस्तान की एक डील हुई थी 2022 में कि पाकिस्तान फिर से अपने जो फाइटर जेट्स उसको, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग, उसकी ओवरऑल सर्विस करवाएगा। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सुनाया था इन डोनाल्ड लू को। इंडिया ने रेज किए थे ऑब्जेक्शन कि पाकिस्तान को आप F-16 फाइटर जेट्स को आप रिपेयर क्यों कर रहे हो? आप तो इंडिया के साइड हो, आप फिर भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। तो तब यूएसए ने बोला था कि हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते, हम न्यूट्रल सोच से चल रहे हैं, पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है, इंडिया भी हमारा दोस्त है। तो फिर इंडिया ने बोला था कि अगर पाकिस्तान आपका दोस्त है ना, तो फिर इंडिया आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो ये जो 2022 की इनकी मेन डील थी ना, इसमें ये बात थी, ये जो $686 मिलियन के बीच जो डील हुई है ना, इसमें बस यही बात है कि कैसे हार्डवेयर चेंज किया जाएगा फाइटर जेट्स का, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किया जाएगा और सस्टेनमेंट रीसपोर्ट किया जाएगा वो जो F-16 फाइटर जेट्स है पाकिस्तान के, जो कि उन्होंने यूएस से लिए हैं, वो यूएस को वापस देंगे और उसको नया करके यूएस वापस फिर से पाकिस्तान को दे देगा। और ये डील थी अराउंड $686 मिलियन की, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 7th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट, जो कि हमारी आज की लास्ट 8th न्यूज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, ये किसी भी एग्जाम में आ सकती है। तो ये न्यूज़ क्या कह रही है? ये न्यूज़ है, व्हाट इज़ येलो लाइन दैट में डिफाइन न्यू गाज़ा बॉर्डर। अब ना जैसे हमें पता है गाज़ा और फ़लस्तीन, जो कि गाज़ा का ही पार्ट था, उसमें लड़ाई चल रही थी, जैसे फ़लस्तीन और इज़राइल की लड़ाई चल रही थी, और वहीं पे ना गाज़ा में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। गाज़ा जो है वो फ़लस्तीन की जगह है, वहाँ पर इज़राइल ने बहुत ज़्यादा हमला किया था, और अराउंड 5.5% एरिया ना वो जो हमारा इज़राइल था जिसने हमला किया था गाज़ा के ऊपर, वो अपना लिया था। अब जैसे 5.5% एरिया जो था इसका गाज़ा का, वो इतना हमला किया था इज़राइल ने कि 5.5% एरिया पर पूरा राज अब इज़राइल का हो गया था। अब यही इज़राइल के राज के कारण ना जो वहाँ के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ है, जैसे हमारे यहाँ पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वैसे ही वहाँ के चीफ़ ऑफ जो जनरल स्टाफ है, जहाँ के जो मेन आर्मी के जो हेड हैं, उनका नाम है इयाल ज़ामिर। जो इयाल ज़ामिर है, उनका कहना है कि अब जितना एरिया हमने कब्जा लिया है वो अब इज़राइल का हो जाएगा, और हम एक येलो लाइन खींचेंगे, एक नया बॉर्डर खींचेंगे। वो बॉर्डर जो होगा वो होगा फ़लस्तीन के लोगों का, मतलब जितना हमने कब्जा लिया है वो अब इज़राइल का हो गया, और जो जगह बच गई है वो गाज़ा, या फिर जिसको हम फ़लस्तीन भी बोलते हैं, उनको दी जाएगी, ठीक है। तो अभी ये पूरी तरह बन नहीं गया, ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिमार्केशन है। टेम्परेरी डिमार्केशन का मतलब क्या? टेम्परेरी यहाँ पे लैंड की जो चीज़ है उसको किया गया कि टेम्परेरी ही बात की गई है कि टेम्परेरीली हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और इसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। तो यही टेम्परेरी डिमार्केशन की गई है रिलेटेड टू द ट्रूप्स विड्रॉल, कि जो इज़राइल के लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, उन्होंने जितना कब्जा लिया वो इज़राइल का रहेगा, बाकी का सारा फ़लस्तीन को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यही गाज़ा पट्टी के बीच गाज़ा पट्टी में बात चल रही है कि इतना टेम्परेरी डिमार्केशन किया जाएगा, ठीक है। तो यही टेम्परेरी डिमार्केशन जो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं इज़राइल के, उन्होंने बोला, जिनका नाम एयाल ज़मीर है, इसके बारे में बात की, येलो लाइन को नाम दिया गया, जिसमें अराउंड
5.5% एरिया इजराइल को मिला जो कि उन्होंने कब्जा कर लिया, और बाकी का एरिया वो पैलेस्टीन को देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने होमवर्क पर। हमारा आज का होमवर्क है, हु वॉन द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए ईशा गोयल, बी मनफ्रेदी कैल्टागोरिनी, या फिर सी सुप्रिया साहू, और या फिर डी नन ऑफ द अबव। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।